ये नागरिक कन्या महाविद्यालय और उपस्थित सभी स्टाफ सदस्यगण और प्यारे बच्चों, आज का ये जो आयोजन है वो मेरे लिए तो कई दिनों से प्रतीक्षित था और पता नहीं क्यों मुझे इंतज़ार रहता है जब विज्ञान से संबंधित कुछ ऐसी चीज़ें हो तो मुझे अच्छी लगती हैं। तो इसके लिए एडवांस में धन्यवाद विज्ञान विभाग को कि उन्होंने इस तरीके का आयोजन यहाँ पे किया। अब जो बात आती है सेमिनार की, कुछ एक जनरल बातें करेंगे हम जिसमें आपको बोरियत भी नहीं होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सेमिनार का अपना जैसे टॉपिक है रोल ऑफ लैब इन एजुकेशन, स्कोप ऑफ बीएससी एंड क्लाइमेट चेंज इश्यू एंड मेनी मोर, यानी काफ़ी व्यापक विषय हो गया। अगर आप बात करें कि रोल, एक तरीके से देखें मोटे तौर पे 3 विषय हो गए कि इस लेबोरेटरी का, या आप फिजिक्स लैब की बात करें, केमिस्ट्री लैब की बात करें, कोई सी भी लैब की बात करें, तो उस लैब का क्या रोल है आपकी एजुकेशन के अंदर, पहली चीज़। दूसरा, आप जो बीएससी कर रहे हैं, बैचलर ऑफ साइंस जो डिग्री कर रहे हैं, इसमें आगे क्या स्कोप है, आप आगे क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा जो एक रिसेंट जो सभी के काम का है वो है क्लाइमेट चेंज, जो वातावरण हमारा परिवर्तित हो रहा है, वो काफ़ी बड़ा विषय है। उस पर तो मेरे से पूर्व में कई वक्ता जो है उस पर बोल चुके हैं। तो मैं फर्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है इसका, उसी से स्टार्ट करता हूँ कि लैब का क्या रोल है। क्या आपने कभी महसूस किया है लैब के रोल को? आपको लगता है कि क्या ये अच्छी चीज़ें हैं, ये तामझाम जो रख रखा है, इधर बॉटल्स रखी हुई हैं, माइक्रोस्कोप रखा हुआ है, क्या ये आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं या काम करने में अच्छे लगते हैं? एक बात जो मैंने महसूस की है, यहाँ पे आप लोगों की उपस्थिति कम रहती है। अगर आपकी उपस्थिति कम रहेगी तो फिर आप इन्हें कैसे महसूस कर पाएंगे, लैब इक्विपमेंट्स को? जब इनसे स्नेह करने लगेंगे ना आप, ये माइक्रोस्कोप है, तो आप ये यूट्यूब, फेसबुक सब भूल जाएंगे। इसमें अलग ही आनंद है, बेइज्जती होने का डर भी नहीं। तो आप इनके साथ स्नेह बनाइए। मैं कुछ एजुकेशन में मेरे को लगभग मेरे ख्याल से 22 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, कॉलेज एजुकेशन में, स्कूल एजुकेशन में, अलग अलग, इवन ये मान के चलिए कि 6ठी कक्षा से लेकर के एमफिल तक के विद्यार्थियों को मैंने काफ़ी समय दिया। तो अलग अलग एज ग्रुप के विद्यार्थियों को देखा है, तो उसमें जो लैब का जो रोल है मेरे को काफ़ी महत्वपूर्ण नज़र है। आप में से मोस्टली बायो के स्टूडेंट्स हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं हड्डियों की, आपके शरीर में कितनी हड्डियां हैं? 206। क्या किसी को पूरी 206 का याद है? नहीं है, जबकि आप पढ़ के आ चुके हो और 206 अंदर लिए भी घूम रहे हो, पता ही नहीं आपको, लेकिन आपको याद होता है। मैंने ये एक्सपीरियंस किया पढ़ाते समय, पिछले कुछ दिनों में मैंने बच्चों को जब स्केलेटल सिस्टम दिखाया और उसके बारे में मैंने उनको बताया, तो विद इन 3 डेज सभी बच्चों को 206 की 206 हड्डियां याद थी। और अगर आप, अच्छा, मैं बिल्कुल श्योर हूं कि आपने स्केलेटल सिस्टम के साथ कभी वो जो मॉडल आता है ना, यहाँ खोपड़ी है और पूरा, उसके साथ इसे कभी आजमाया नहीं होगा। आपने नहीं प्रयास किया होगा उसे याद करने का, नहीं किया ना? अगर आप उसके साथ याद करने का प्रयास करोगे तो फिर आपको पूरी की पूरी चीजें याद हो जाएंगी। तो ये लैब का एक ही एग्जाम्पल है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप डेली फील करेंगे। आपके बीएससी के कंटेंट में देखिए जरा, आप लोग स्टेम का सेक्शन देखते हो, ठीक है, और उसे थ्योरी में भी पढ़ते हो। आपके साथ क्या समस्या आती है? आप उसे प्रैक्टिकल में अलग महसूस करते हो और थ्योरी में उसे आप अलग महसूस करते हो। जैसे अकायरन सेक्शन आपने पढ़ा होगा, आप उसे थ्योरी में अलग याद करते हो, प्रैक्टिकल में अलग याद करते हो। अलग अलग याद करने की आवश्यकता नहीं है बेटा। मैं कहता हूं उसे थ्योरी में याद करिए ही नहीं, आप उसे प्रैक्टिकल में याद करिए। सिर्फ प्रैक्टिकल में सेक्शन काटिए और उसे पहचानने का प्रयास कीजिए, उसके बाद आप भूल ही नहीं पाएंगे। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये कैसे नहीं भूल पाएंगे आप? जब आपने उसे कर लिया है, उसकी इमेज आपके दिमाग में सेट हो गई है कि ये फला फला टिश्यू जो है पेरिफेरी से लेकर के बिल्कुल सेंटर तक आ रहे हैं, तो आपको पूरी चीजें
याद होंगी। अभी मान लीजिए आजकल शादी विवाह का समय चल रहा है, आप लोग जाते होंगे, खूब खाया होगा, खूब पिया होगा, मस्त। तो वहां पे जब आप क्या है, अगर आपको ये कह दिया जाए कि वही जो है आप जिस विवाह में जाकर के आए वो विवरण आपको लिखना है, आपने लिख दिया, आपने पूरी थीसिस बना दी 150 पन्नों की, हमने इस गाने पे डांस किया, हमने ये खाया, हमने ये किया, वो किया, सारी बना दी, ठीक है। लेकिन वो किसी को इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी, आई एम श्योर नहीं लगेगी इंटरेस्टिंग। लेकिन अगर आप उस शादी का वीडियो देख रहे हैं, वो सबको अच्छा लगेगा, सब बड़ा एंजॉय करते हैं, हम तो वीडियो देख रहे हैं, बीच में डिस्टर्बेंस भी बर्दाश्त नहीं करेंगे आप। तो वही बात है, ये जो आप पढ़ रहे हो ना, चाहे आप बॉटनी पढ़े, चाहे जूलॉजी पढ़े, चाहे केमिस्ट्री पढ़े, उसकी दिमाग के अंदर एक मूवी बनाई। और हमारा जो दिमाग है ना, ये इनको शब्दों को याद नहीं रखता है बेटा, कभी याद नहीं रखता है। और एक और उदाहरण दे दूं मैं आपको, मान लीजिए आपके यहाँ जैसे आज आपके लिए ये था कि 2 स्पीकर्स आने वाले, मैं तो खैर रोजाना लगभग आता रहता हूँ यहाँ पे। तो अगर मान लीजिए 4 और नए व्यक्ति आते और आपको ये बताया जाता कि ये इनका नाम ये है, इनका नाम ये है, ऐसे व्यक्ति आएंगे, इनकी लंबाई 5 फुट 8 इंच है, इनकी लंबाई 5 फुट 9 इंच है, इनका नाम ये है, इनका नाम ये आपको याद नहीं होता। इसी वजह आपको चारों की फोटो बता दें कि भाई ये आने वाले हैं, तो आप फटाक से पहचान जाएंगे ना। दैट सेम थिंग्स हैपन इन योर माइंड, आपके दिमाग में भी यही चीजें होती हैं। आप अकाइरेंसस है, आप याद करना शुरू करोगे ना ऊपर से कि ये एपिडर्मिस है, और चलते चलते आप पिथ तक पहुंचोगे, वैसे याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने उसको देख लिया है, डायग्राम आपके दिमाग में बैठ गया है कि यहाँ से एपिडर्मिस से लेकर के ये बिल्कुल सेंटर के अंदर जो है मेडुलरी बंडल्स हैं, तो सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो ये है लैब का इंपॉर्टेंस। दूसरा, आप विशेष इसलिए भी हैं कि जैसे बॉटनी आप पढ़ते हैं, तो बॉटनी में मेरे ख्याल से एम्ब्रियोलॉजी आपने पढ़ा होगा, जैसे आप एंथर के बारे में पढ़ रहे हैं, फ्लावर के बारे में पढ़ रहे हैं। एक जनरल व्यक्ति को फ्लावर की इंपॉर्टेंस का पता नहीं होता है। आप जो ये फ्लावर बड़ा सुंदर है, आपने उसको तोड़ लिया, लेकिन आपने क्या कर दिया, उसका सारा लाइफ साइकिल डिस्टर्ब कर दिया है प्लांट का। सोचिए उससे कितने सीड्स बनने वाले थे और आगे कितने प्लांट्स बनने वाले थे, आपने कितना बड़ा डिस्टर्ब कर दिया है सिस्टम को। ये चीज आप विज्ञान के विद्यार्थी ही सोच सकते हो। तो अपने एक तो ना दिमाग को ऐसा रखिए, बिल्कुल एक तो खुला रखिए। याद करने का तरीका है बेटा, अब अभी आप जो कॉलेज की जो आपकी स्टडी है ना, स्कूल तक अलग सिस्टम होता है, वहां आप कुछ रट भी लेते हैं, यहाँ रटने की आवश्यकता नहीं है। आप रोजाना आइए, थोड़ा सा पढ़ के आइए, हल्का सा पढ़ के आइए, और उसे लैब में एक्सपीरियंस कीजिए, तो आपके दिमाग में इमेज बनेगी। और फिर आपके जो प्रोफेसर हैं उनसे आपकी जो प्रॉब्लम है उनको पूछिए, और जब वो आपको पढ़ा देंगे उसके बाद आपको निश्चित रूप से याद हो जाएगा। रटने की जरूरत नहीं है कि अलका पब्लिकेशन की किताब आपने रटी, आपने रस्तोगी पब्लिकेशन की रटी, कोई सा ही पब्लिकेशन हो, आप सारी चीजें आपको याद होंगी। और घर जाके उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। एक अभी जो जैसे स्टेम का एग्जाम्पल चल रहा था, मोनोकोट डाइकोट की अगर आप बात करें, 2 स्टेम के आप सेक्शन बना लो और दोनों के अंदर कंपेरिजन लिख लो, आप कभी नहीं भूलेंगे, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। इस तरीके से पढ़ना शुरू करिए। तो दैट इज द रोल ऑफ लैब इन एजुकेशन। जो चीज आपको याद करनी मुश्किल लग रही है वो आप फटाफट आपको याद हो जाए, ये लैब का काम है। आप टेस्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करते हैं, खूब सारे केमिकल्स पड़े हैं आपको, जैसे प्रिजर्व करके रखे हुए हैं यहाँ पर, तो वो किस लिए रखे हुए हैं? इसीलिए ताकि आपके दिमाग में उसकी एक इमेज बने। तो लैब का जो आपका वर्क होता है उसको बेटा आप ज्यादा समय दें। विज्ञान का मतलब ही लेबोरेटरी से है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लैब से दूर हैं। मैं यही कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि आप लोग बिल्कुल लैब में अपनी प्रैक्टिकल क्लास लगाएं। एक और चीज बताता हूँ, आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है स्कूल्स में, कहीं भी डम्मी नाम चला देंगे और आप जा रहे हैं कहाँ? कोचिंग सेंटर्स में डॉक्टर बनने के लिए, नीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आप वहां नीट की तैयारी कर रहे हैं, पकड़ना नहीं आता आपको माइक्रोस्कोपी, पता है ही नहीं शरीर में कौन सी हड्डी किस जगह है, रटी भी जरूर है, ये पता नहीं है कहाँ है। ऐसा डॉक्टर किस काम का है हमारे? तो इसलिए लैब बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बिल्कुल श्योर हूं
भाई जो लोग यहाँ कहीं भी डम्मी नाम चल रहा है और कहीं पे जाके तैयारी कर रहे हैं, उनको माइक्रोस्कोप को पता ही नहीं होगा कौन सा ऑब्जेक्टिव है, कौन सा आई लेंस है, कहाँ से उसको उठाना है, कहाँ स्लाइड लगानी, कुछ पता नहीं है। इसलिए आप लैब का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे आपकी बॉटनी और जूलॉजी, ठीक है। और अपने टीचर से पूछें इन बातों, और फिर देखना आपको कितना याद होगा। प्रैक्टिकल की चीजें अलग नहीं है। आपने ये भी देखा होगा जो आपके सिलेबस में जो प्रैक्टिकल है वही आपके थ्योरी में है, तो आप उसको बिल्कुल सेट करके पढ़िए। दूसरी चीज, कुछ चीजें आपकी कॉमन है, इकोलॉजी जूलॉजी में भी है और बॉटनी में भी है, बायोटेक्नोलॉजी जूलॉजी में भी है, बॉटनी में भी है, तो दोनों को थोड़ा सा कंबाइन पढ़िए, जो एक जगह पढ़ेंगे वही उसमें काम आ जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा पढ़ने का तरीका रखिए। दूसरा जो आपका सेमिनार का जो टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ बीएससी। बीएससी के बाद क्या है? वैसे देखा जाए बीएससी के बाद आपको लगता है शादी है और कुछ खत्म है काम, नहीं। और दूसरा जो हमारा जनरल ट्रेंड चल रहा है वो क्या चल रहा है कि बीएससी के बाद हम तो बीएड करेंगे, या फिर हम कर लेंगे एमएससी, नेट स्लेट की तैयारी करेंगे, हम प्रोफेसर बन जाएंगे, हम लेक्चरर बन जाएंगे, हम टीचर बन जाएंगे, हम डंडा उठा लेंगे, पीटेंगे बच्चों को, क्या आनंद आएगा। क्यों बेटा, इसके अलावा बहुत कुछ है, उसके बारे में मैं बताना चाह रहा था आपको। बीएससी के बाद जैसे अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, कुछ एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपसे छुपे हैं, उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। आईएएस तो सभी जानते हैं, कलेक्टर सबका मन करता है बन जाए, यूट्यूब देख के नहीं बनोगे, ये श्योर है, मेहनत करनी पड़ेगी। एक वैसा ही एग्जाम है आईएफएस, उसके लिए केवल साइंस वाले एलिजिबल हैं, केवल साइंस वाले कैंडिडेट हैं जो साइंस से ग्रेजुएट हैं, वो आईएफएस है, और उसका रैंक इक्विवेलेंट टू आईएएस है, वही पे स्केल है, वही सब कुछ मिलेगा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। और उसमें प्री और मेन का भी चक्कर नहीं है, एक ही एग्जाम है, एक के बाद ही आपका फैसला हो जाएगा। आईएफएस कर सकते हो आप। इसके अलावा जो है, अगर आप एमएससी करते हो, एमएससी करते हैं, एमएससी करने के बाद आपने एक नाम सुना होगा कि वैज्ञानिक, साइंटिस्ट। आप में साइंटिस्ट कितने लोग बनना चाहते हैं? कोई नहीं बनना चाहता। टीचर कितने बनना चाहते हैं? तो कुछ नहीं बनना चाहते। अच्छा, आप टीचर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट हैं। तो साइंटिस्ट का जो मेनली रोल आता है वो बनता है एमएससी करने के बाद। आपने बीएससी के बाद एमएससी कर ली, और एमएससी के बाद आप साइंटिस्ट बन सकते हो। और साइंटिस्ट ऐसे नहीं, साइंटिस्ट का एक है, जैसे कुछ एक ग्रेड्स होते हैं, साइंटिस्ट बी, सी, डी और एफ तक होते हैं। सबसे हाईएस्ट ग्रेड है वो एफ है, लेकिन आपका रिक्रूटमेंट एमएससी करने के बाद साइंटिस्ट बी में होगा। सीएसआईआर है, अगर आप नेट पे सर्च करेंगे आपको मिलेगा। तो उसके थ्रू बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां आपकी एज ए साइंटिस्ट पोस्टिंग होती है। एक टेस्ट और होता है एमएससी के बाद, OCES बोलते हैं उसको, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर सुना होगा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। उसमें जो वैज्ञानिकों का रिक्रूटमेंट होता है, सोचने वाली बात यह है, उसमें जो वैज्ञानिक जाते हैं वो बॉटनी वाले भी जाते हैं, जूलॉजी वाले भी जाते हैं, केमिस्ट्री वाले भी जाते हैं, फिजिक्स वाले भी जाते हैं। कॉमन टेस्ट होता है सबके लिए, OCES। उसके लिए एज है, लास्ट लिमिट है वो 25 साल, 25 साल से छोटा व्यक्ति लेंगे वो। बहुत अच्छे, मेरे एक आध मित्र उसके अंदर लगे हुए हैं। अगर आपको कभी ज्यादा जानना हो तो यहाँ बहुत ज्यादा डिटेल में हम वो डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि समय सीमा है, तो मैं आपको उसके बारे में बता सकता हूँ। इसके अलावा जो है, अगर आप रिसर्च के अंदर जाएं, रिसर्च का क्या फायदा है, शायद आपके दिमाग में इमेज नहीं। वैज्ञानिक बनने का क्या फायदा है, रिसर्च का क्या फायदा है? जो आप लोग, हमारे दिमाग में क्या होता है कि हम एक बड़ा ख्वाब देखते हैं, हमारे पास चलने के लिए गाड़ी हो, शानदार आलीशान मकान हो, और हम बाहर आए तो 4 लोग हमें देखें, ऐसा सभी की इच्छा है, लेकिन मेहनत कोई नहीं करना चाहता। रिसर्च का मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने रिसर्च किया, आप कहीं साइंटिस्ट बन गए, और अगर आपने एक मॉलिक्यूल, एक चीज आपने पेटेंट करवा ली, उसके बाद आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं, आप और आपके आने वाली 7 पीढ़ियां भी बैठ के खाएंगे, इतना पैसा है इसमें। आपने सुना होगा नोबेल, नोबेल पुरस्कार, वो सब रिसर्च से आ रहा है। थॉमस एल्वा एडिसन, उनके नाम इतने पेटेंट हैं, इतना पैसा आता है ना उनके नाम पे। अब दवा खरीदने जाते हो आप,
जैसे एक देखिए माइकोनाजोल नाम से एक दवा आती है, वो 1999 में तो उसका जो ट्यूब आती थी 50 ग्राम की, वो आती थी 70 रुपए की, आज वो आती है 20 रुपए की। ये क्या कारण है? क्योंकि इतना टाइम ड्यूरेशन था जिस वैज्ञानिक ने माइकोनाजोल को डेवलप किया, वो पैसा जो जा रहा था वो पेटेंट के रूप में पे हो रहा था। बड़ी बड़ी दवा कंपनियां ने इसने ये दवा बना दी, लोगों के बाल उड़ रहे हैं, इसको उगाने वाली दवा बना दी। तो ये सब रिसर्च में है बेटा। आप कोई भी छोटा मोटा पेटेंट अगर आपके हाथ लग गया, आपने बढ़िया काम कर लिया, तो आपको कुछ पैसे के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत है। तो ये रिसर्च का फायदा है, ये साइंटिस्ट का फायदा है। तीसरी चीज, आप लोग सीआईडी देखते होंगे, है ना? वो तो जरूर देखते हैं। तो सीआईडी में डॉक्टर सालूखे देखा होगा। तो ऐसी पोस्ट रियल में होती है बेटा, जो हमारी फोरेंसिक लेबोरेटरी है राजस्थान की और आसपास के स्टेट्स की, इवन सेंटर की भी। तो वहां पे जो लोग जाते हैं वो भी एमएससी मांगते हैं। साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट होती है जिसका ग्रेड ऑलमोस्ट डीएसपी के इक्विवेलेंट होता है पुलिस विभाग में। तो आप उसमें भी जा सकते हैं। उसमें बायो की पोस्ट भी होती है, सीरोलॉजी की पोस्ट भी होती है, केमिकल साइंसेज की भी होती है, और फिजिकल साइंसेज और बैलिस्टिक्स की भी पोस्ट होती है। तो आप उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। बीएससी के बाद बहुत सारे ऑप्शंस खुलते हैं। कई चीजें देखो, पुलिस का नाम लेते ही गोली चली। कई चीजें जो है ना बेटा आपको पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता थी। तो मैं ये चाहता हूं कि ये इंफॉर्मेशन आप लोगों तक डिसेमिनेट हो, आप लोगों तक पहुंचे वो, ताकि आपकी इसके बारे में जान पाए। अब अगर आप यहाँ रेगुलरली आए और यहाँ अच्छी खासी संख्या में आए, तो हो सकता है कि हम आगे कुछ इस तरीके के कार्यक्रम भी रखें कि आपके लिए इन कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करना बहुत आसान हो जाए। ठीक है? आप लोगों के जूनियर्स जो स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, उनके सपने कुछ और ही है, आप भी उनको गाइड कीजिए कि ये कॉलेज ठीक है, यहाँ पे वो पहुंचे, यहाँ पे इस तरीके की एजुकेशन है, यहाँ पे नाटकबाजी नहीं है बेटा। कोशिश कर रहे हैं ना करनी पड़े, तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा आपने जैसे डीएनए नाम सुना होगा। एक हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हुआ, दो के बच्चे पैदा हुए, दोनों लड़ पड़े भी ये मेरा है ये मेरा। तो उनका जब डीएनए चेक होता है तो भारत में पहले तो देखिए एक ही जगह होता था, सीसीएमबी हैदराबाद। तो वहां भी साइंटिस्ट की पोस्ट होती है बेटा। लेकिन इन सब के लिए करना क्या पड़ेगा आप लोगों को? पीएचडी। पीएचडी मस्ट है, तो आपको पीएचडी करनी होगी। तो वहां तक का सफर तो देखो बेटा आपको तय करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप किसी अच्छे कंपटीशन की तैयारी देके इनमें एंट्री मार सकते हैं। बाकी बीएससी करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। मैंने जो बताया थोड़ा हायर कैडर की चीजें आपको बताई हैं। जो सपने आप देख रहे हैं वो सपने आपके साकार हो सकें, ऐसी चीजें मैंने आपको बताई। आपका एक अलग रुतबा होगा, आपके पास गाड़ी होगी, आपको एक दो सर्वेंट भी मिलेंगे। जो जितनी भी मैंने बताई है वो सारी है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, कभी भी जानना हो बेटा आप संपर्क कर सकते हैं। अब क्लाइमेट चेंज इश्यू पे अगर हम बात करें, डेटा तो हमारे पास काफ़ी कुछ है। आप बहुत सारी चीज़ें आप पहले सुन चुके हैं, वेजिटेशन के बारे में भी सुन चुके हैं। अगर हम नौहर की स्थिति को देखें, आप तो छोटे हो भी, बच्चे हो, मैं बहुत समय से नौहर को देख रहा हूँ। इवन हम और पास आ जाते हैं, हम ये जो इधर है या इधर की तरफ है मंदिर की तरफ, इनको भी अगर देखें तो यहाँ से भी आप क्लाइमेट चेंज को महसूस कर सकते हो। 2002 में मैंने एमफिल किया था। आपका जन्म हो गया था क्या? नहीं था ना? 2002 में जब मैंने एमफिल किया था तो नौहर के वाटर रिसोर्सेज पे मैंने काम किया था। इनकी हार्डनेस कितनी है, इसमें नाइट्रेट्स कितने हैं, इसमें फॉस्फेट्स कितने हैं, इसमें सल्फेट्स कितने हैं, वो सब मैंने डेटा कलेक्ट किया था। आज की डेटा में किया तो नहीं, लेकिन महसूस हो रहा है कि वो जरूर बढ़ गए। सोप का जहाँ उपयोग हो रहा है ना, सोप साबुन, सारा पानी जो है बह करके इन वाटर बॉडीज में आता है। तो इनमें फॉस्फेट्स वगैरह इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। यूट्रोफिकेशन आप एक पढ़ेंगे, उसको हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं। तो मतलब उसमें पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। तो उसमें क्या है, एल्गी और वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा स्मेलिंग आती है। तो ये सब क्यों हो रहा है? आप देखेंगे कहीं भी विवाह शादी समारोह हो रहा है, जो खाना बचा सीधा इसके अंदर, ठीक है।
पॉलीथीन लेकर के आए, आजकल डिस्पोजेबल चीजों का जमाना है, आप लेकर के आए सीधा इधर पार्क के उस तरफ जो एक सड़क है, इस जो धर्मशाला और पार्क के बीच में जो सड़क है, एक विवाह समारोह आयोजन होने के बाद आप उससे निकल नहीं सकते हो। ये प्रदूषण का स्तर है जिसको आप रोज महसूस कर रहे हो। ये आज से 10 साल पहले नहीं महसूस होता था, यही चीजें सारी ऐसी ही थी, लेकिन उसके बावजूद नहीं महसूस होता था, क्योंकि हमारा कंजम्पशन का तरीका बढ़ गया है, फेंकने वाली चीजों का तरीका हमने बढ़ा दिया। अब आपसे प्रार्थना है कि रिश्तों को इस दुनिया में ना लेकर के आए, डिस्पोजेबल ना बनाए रिश्तों, ये जरूर समझ लेना बच्चियों। तो मतलब हमें कितने सुधार की आवश्यकता है। पहले बर्तन हमारे रीयूजेबल थे, वहां से आते थे धर्मशाला से, जहां से भी यूज हुए उनको ढंग से साफ किया, सेट किया, वापस पहुंचा दिया, कोई कचरा नहीं था। आज आप 200 लोगों की एक पार्टी कर लीजिए, पूरा आधा ट्रक भरेगा डिस्पोजेबल से, ये हालत है। तो क्लाइमेट चेंज तो होगा ही। वो जो चीजें हैं उनको हम क्या करेंगे, हम उन्हें जलाएंगे या फिर कहीं फेंकेंगे। फेंकेंगे तो भी वो हार्मफुल गैसेस लिबरेट करेंगे, और जलाएंगे तो भी हार्मफुल गैसेस लिबरेट करेंगे, और वो गैसेस क्या करेगी, वही जाके काम करेगी जो जो उनके साथ सर ने पहले बताया, एक दो बच्चों ने भी बताया। तो इन सब चीजों पे ध्यान देने की आवश्यकता आपको निश्चित रूप से। अपने जीवन में बेटा ना कुछ सिद्धांत बनेंगे, ये बात भी मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा। कुछ अच्छे लोग एक बात कहते हैं कि किसी की नजर कमजोर हो ना कोई खास बात नहीं है, लेकिन अगर नजरिया कमजोर हो गया ना तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। नजर और नजरिए में फर्क समझते हो क्या? जैसे सोच, ठीक है भाई, नजर तो यही हो सकता है ज्यादा से ज्यादा मैं वो प्लांट सक्सेशन ना देख सकूं या बिल्कुल भी ना देख सकूं, ये हो सकता है नजर कमजोर होना, ठीक है। लेकिन नजरिया कमजोर होना, ये क्यों लगा हुआ है यहाँ पे, हटा दो इसको, क्या जरूरत है, इसका मतलब मेरा नजरिया कमजोर है, निश्चित रूप से जरूरत है। छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो आप लोगों को मेनली बेटा, क्योंकि जो मैंने बातें करी है स्कोप की और क्लाइमेट चेंज की, तो स्कोप तो आपके हाथ में है, क्लाइमेट चेंज भी आपके हाथ में है, लेकिन बड़ा स्तर नहीं है। जब आप प्रयास करेंगे, आप अपने आसपास के लोगों में जानकारी फैलाएंगे, या खास तौर से आप उस समय जब आप निर्णय लेने में काबिल हो जाएंगे तो प्रदूषण को कम करने का प्रयास करेंगे। ये बात मैं आप लोगों को जरूर कहूंगा। बाकी फिलहाल आपको जिस चीज पे कंसंट्रेट करना है वो यूज ऑफ लेबोरेटरी पहली चीज, और दूसरा बीएससी के बाद आपको क्या करना है। बाकी एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि इस बीएससी की डिग्री को ऐसे मत बनाना है कि आपने बस फाइल में रख दिया हो उसे, और उसको आप 4-5 साल बाद देखने का आनंद ले कि हमने गार्गी कॉलेज से एमएससी, अरे एमएससी निकल रहा है अपने आप, इसका मतलब एमएससी आ सकती है यहाँ पे, ठीक है, बीएससी की है। तो इस तरीके का ना करें बेटा, आप ढंग से पढ़ें और उस अपनी डिग्री का अच्छा उपयोग करें, कहीं अच्छे कंपटीशन की तैयारी करें, यहाँ जरूर आए, इस कॉलेज में जरूर आए। और मैं ये कहूंगा जब यहाँ से पास आउट हो जाए तो उसके बाद भी आते रहें, आपका कॉलेज है। आज के लिए इतना ही। सभी को शांति से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बातें ठीक ठाक समझ में आई है। एक, अगर आपको बॉटनी से संबंधित कोई दिक्कत हो, कोई भी समस्या, अभी खुला मंच है, अभी 5 मिनट में, 5 मिनट नहीं 5 सेकंड में आपकी समस्या का समाधान होगा। बताइए, कुछ भी हो, समस्या तब आएगी जब आप पढ़ो, ठीक है, बर्दाश्त कर लिया काम। कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है आप लोगों का, या करियर से संबंधित, कोई भी करियर से संबंधित, कोई कंपटीशन की तैयारी से संबंधित, आपकी लेबोरेटरी टेक्निक से संबंधित, बॉटनी से संबंधित, और थोड़ा बहुत जूलॉजी से भी संबंधित हो तो चलेगा। कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, एनवायरमेंटल साइंस वगैरह से, कहीं से कुछ, कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा हो, मुझे याद नहीं हो रहा है, मुझे खराब लग रहा है ये चीज, वो भी डिस्कस कर सकता है। सभी चीजों का सॉल्यूशन है यहाँ पे 5 सेकंड में। हाँ, बता रहे हो, हाँ बता रहे हो, किसी का कोई प्रश्न, कोई क्वेरी? अच्छा, समय ज्यादा हो गया क्या?
नहीं। हाँ। बेटा आप लोग है ना, किसी इंस्टीट्यूट को समय देंगे ना, वो आपको उतनी ही मात्रा से बहुत ज्यादा गुणा करके आपको कामयाबी देगा। ये बात आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इस बात में कोई फायदा नहीं है कि आप इंस्टीट्यूट से बंक मारे कि नहीं हम तो घर पे तैयारी कर रहे हैं, यूट्यूब पे देख लें। यूट्यूब पे कुछ नहीं है बेटा, आप 2 वीडियो ढंग के देखोगे, 70 बकवास देखोगे। एक तो इससे थोड़ी बेटा दूरी बनाओ। इसके ऊपर एक चीज लिखी होती है SAR, वो भी क्लाइमेट चेंज का एक उदाहरण। SAR लिखा होता है ना, ये क्या होता है सर? सोमेटिक एब्जॉर्बेंस ऑफ रेडिएशन, कुछ ऐसा है। हमारी बॉडी जितना रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रही है, और वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करके, आप तो डीएनए पढ़ते हो ना, डीएनए के अंदर म्यूटेशन हो जाएगा, उत्परिवर्तन हो जाएगा, और स्किन कैंसर होने का डर है। ये खतरनाक, इससे तो दूर रखे ही सोई। ये तो बहुत। हाँ डोमिनेट रिसेसिव वाला भी हाँ हाँ ठीक है। थैंक यू, थैंक यू कपिल जी। और मैडम ने भी बहुत अच्छा स्टेज संचालन किया, और स्टाफ सदस्यों ने बड़ा ढंग से सुना, इतना आदर सम्मान दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका है। बैठो सर।